गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट लेक्चर में अपन लैंगिक जनन का अध्ययन कर रहे थे। उसमें जीवन चक्र की अवस्थाएं, पूर्वजनिक, जनिक और पश्चजनिक, वहां तक का अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की घटनाएं। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की घटनाएं। कौन कौन से इवेंट होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती है जिनको लैंगिक जनन में शामिल किया गया है। तो बच्चों थोड़ी सी बेसिक बात आप समझो। जीव परिपक्व होने के पश्चात, कोई सा भी जीव हो जिसने माना लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर ली है, परिपक्व होने के पश्चात निश्चित घटनाएं व प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। कोई सा भी जीव जो लैंगिक जनन करने के योग्य बन गया, परिपक्व हो गया, परिपक्व होने के पश्चात निश्चित घटनाएं और प्रक्रियाएं प्रदर्शित की जाएगी हर जीव के द्वारा। किंतु लैंगिक जनन से संबंधित संरचनाओं में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग जीवों में लैंगिक जनन से संबंधित जो संरचनाएं बनती है, वो संरचनाएं क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। आप ध्यान दोगे बच्चों, लैंगिक जनन विस्तृत व जटिल प्रक्रिया है। अपन जानते हैं जो लैंगिक जनन है वो विस्तृत, एलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स, जटिल प्रक्रिया है। लेकिन इसके बावजूद भी सभी जीवों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाएं एक निश्चित क्रम में संपन्न होती है। एक निश्चित क्रम में घटनाएं संपन्न होती है। अब कौन कौन सी घटनाएं हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप ध्यान दोगे बच्चों, नर व मादा युग्मकों के युग्मन, नर व मादा युग्मकों के युग्मन अर्थात निषेचन। निषेचन के बाद में क्या बन जाता है बच्चों, युग्मनज, और युग्मनज से क्या बनता है फिर, भ्रूण का फॉर्मेशन। तो नर व मादा युग्मकों के युग्मन, नर व मादा युग्मकों का क्या होना, युग्मन होना, लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ध्यान देना बच्चों, अगर नर व मादा युग्मकों का संलयन हो रहा है, इट मीन्स निषेचन हो रहा है, तो वो जनन लैंगिक जनन है।
अगर नर मादा युग्मकों का संलयन नहीं हो रहा है, इट मींस वो लैंगिक जनन नहीं है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट माना गया है वो कौन सा माना गया है? निषेचन। ठीक है। और सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से कुछ घटनाएं तो मान लेते हैं निषेचन से पहले की, जिनको कह देंगे पूर्व निषेचन घटनाएं, और कुछ मान लेंगे निषेचन से बाद की, पश्च निषेचन घटनाएं। आगे बच्चों बात समझ में? तो अपन कह सकते हैं अध्ययन की सुविधा, किस चीज की सुविधा है? ये स्टडी की सुविधा है। अध्ययन की सुविधा के आधार पर लैंगिक जनन की घटनाओं को 3 प्रकारों में डिवाइड कर दिया। पूर्व निषेचन घटनाएं, दूसरी निषेचन, और तीसरा पश्च निषेचन घटनाएं, जिनका अपने को अध्ययन करना है। सबसे पहले है बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, अब नाम से ही पता चल रहा है निषेचन से पूर्व की सभी घटनाएं, निषेचन से पूर्व की सभी घटनाएं सम्मिलित की जाती है। निषेचन से पूर्व की सभी घटनाएं सम्मिलित की जाती है, जिनमें 2 सबसे महत्वपूर्ण है। जिनमें 2 सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 1 युग्मक जनन, और नंबर 2 युग्मक स्थानांतरण। आगे बात समझ में? तो युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण ये घटनाएं बच्चों किसमें शामिल हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में शामिल हैं। तो एक एक को अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। देखो बच्चों, नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। ध्यान से समझेंगे बच्चों। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? युग्मक जनन होता क्या है? तो बच्चों आंसर क्या होगा? नर व मादा युग्मकों के निर्माण या गठन की प्रक्रिया। नर व मादा युग्मकों के निर्माण या गठन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। अब ध्यान देना है बच्चों, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। एन सेल होती है गैमेट, चाहे से नर युग्मक हो और चाहे से मादा युग्मक हो, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। अब ध्यान दो, जनक क्वेश्चन पूछा गया है, जनक जो युग्मक बना रहा है वो अगुणित भी हो सकता है और वो द्विगुणित भी हो सकता है। अब ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन क्या है? युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, चाहे से जनक अगुणित हो और चाहे से जनक द्विगुणित हो। अगर द्विगुणित जनक है तो बच्चों अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक निर्माण हो जाएगा।
अगर जनक अगुणित है तो समसूत्री विभाजन से युग्मक निर्माण हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगुणित शरीर युक्त जीवों में मियोसिस नहीं होता है क्या? ध्यान दो बच्चों, अगर जीव अगुणित है तो युग्मक बनने के दौरान कैसा विभाजन हो जाएगा? समसूत्री विभाजन हो जाएगा। क्या इसका मतलब यह है क्या कि उन अगुणित शरीर वाले जीवों में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा? तो अपना बच्चों आंसर क्या होगा? नहीं। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? युग्मनज में मियोसिस। युग्मनज में मियोसिस होता है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? जाइगोटिक मियोसिस। क्या बोलते हैं? जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वे विशेष कोशिकाएं, वे विशेष कोशिकाएं जिनमें मियोसिस से युग्मक निर्माण होता है। वे विशेष कोशिकाएं जिनमें मियोसिस से युग्मक निर्माण होता है क्या कहलाती है बच्चों? मियोसाइट्स या अर्धसूत्राणु। क्या कहलाएगी? मियोसाइट्स या अर्धसूत्राणु। ये कैसी होगी? 2n। तो बच्चों अब अर्धसूत्राणु और युग्मक के बीच में गुणसूत्रों का अनुपात पाया जाएगा। निश्चित अपन जानते हैं बच्चों, युग्मक कैसी कोशिकाएं हैं? अगुणित कोशिकाएं हैं। गुणसूत्रों का केवल एक ही समुच्चय पाया जाएगा। तो अपन कह सकते हैं मियोसाइट्स व गैमेट्स के बीच गुणसूत्रों का अनुपात। मियोसाइट्स और गैमेट्स के बीच गुणसूत्रों का अनुपात वो होगा बच्चों 2:1। क्या होगा? 2:1। अगर आपको किसी भी जीव में, अभी जैसे मान लो अपन बात करें ह्यूमन है, अब ह्यूमन की अगर अपन बात करें तो मियोसाइट्स में क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 46। और जो गैमेट्स हैं, इन गैमेट्स में क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 23। आगे बात समझ। तो 2:1। अपनी बुक में बच्चों एक टेबल दी हुई है, ठीक है? उस टेबल में बहुत सारे जीव दिए हुए हैं। तो अगर गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या दी हुई हो, मियोसाइट में नहीं दी हुई हो, तो डबल करके लिख दो। मियोसाइट्स में दी हुई हो, गैमेट्स में नहीं दी हो, तो आधी करके लिख दो। ये अनुपात अपने को ध्यान रखना है कि मियोसाइट्स व गैमेट्स के बीच में गुणसूत्रों का अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है। आगे बात समझ में? चलो अब अपन देखते हैं बच्चों कैटेगरी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की श्रेणियां या युग्मकों के प्रकार। कि साहब कौन कौन से प्रकार के होते हैं, है ना? कौन से किस भाग में बनते हैं? वो भाग एक ही शरीर पे होते हैं, अलग अलग शरीर पर होते हैं? ऐसी कुछ चीजों का अपन अध्ययन करते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, कैटेगरीज ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की श्रेणियां। देखो बच्चों, 2 प्रकार के युग्मक बताए गए हैं, होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स, सम युग्मक, और दूसरे बताए गए हैं
हेटेरोगैमिट्स, असमयुग्मक या विषम युग्मक। ठीक है। अब होमोगैमिट्स या समयुग्मक किनको कहते हैं? जब नर व मादा युग्मक एक समान हो। ठीक है, दिखने में बिल्कुल कैसे हो? एक जैसे हो, अलग अलग विभेदित नहीं किए जा सकते हैं। अलग अलग विभेदित नहीं किए जा सकते हैं तो उनको क्या कह देंगे बच्चों? समयुग्मक। और एग्जाम्पल अपन बता देंगे यूलोथ्रिक्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? यूलोथ्रिक्स जो सवाल होता है उसमें समयुग्मक है। असमयुग्मक, जब नर व मादा युग्मक भिन्न भिन्न विभेदित होते हैं। जब नर व मादा युग्मक भिन्न भिन्न विभेदित होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? हेटेरोगैमिट्स या असम युग्मक। ठीक है। और अधिकांश लैंगिक प्रजनक जीवों में मिलते हैं। ज्यादातर जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उनमें बच्चों ये हेटेरोगैमिट्स ही पाए जाते हैं। तो कंडीशन क्या होती है? नर युग्मक छोटा व गतिशील। नर युग्मक तो कैसा होता है? छोटा व गतिशील। और बच्चों जो मादा युग्मक होता है वो मादा युग्मक होता है बड़ा व अगतिशील। मादा युग्मक कैसा होता है? बड़ा व अगतिशील होता है। आगे बात समझ, ज्यादातर जीवों में ऐसा ही होता है। यहां पर अपन कह सकते हैं कुछ शैवालों व कवकों में, कुछ शैवालों व कवकों में दोनों युग्मक ही गतिशील होते हैं। कुछ शैवालों और कवकों में नर मादा युग्मक दोनों ही गतिशील होते हैं। अदरवाइज ज्यादातर जो लैंगिक प्रजनक जीव होंगे उनमें विषम युग्मक पाए जाते हैं। नर युग्मक छोटा और गतिशील, मादा युग्मक बड़ा और अगतिशील। अब कहेंगे क्या? तो ध्यान देंगे बच्चों, नर युग्मक, इनके लिए शब्द काम में लिया जाता है पुमणु या शुक्राणु। पुमणु को इंग्लिश में कहते हैं एंथ्रेजोइड्स और शुक्राणु को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म्स। तो नर युग्मकों को तो कहा जाता है पुमणु या शुक्राणु, और बच्चों जो मादा युग्मक होते हैं, मादा युग्मक को कहा जाता है अंड या अंडाणु। अंड को कह देंगे एग और अंडाणु हो जाएगा ओवम। या आप ऐसे भी कह सकते हो बच्चों, ये पुमणु और ये एग। पुमणु टर्म किसके लिए यूज ली जा रही है? प्लांट्स के नर युग्मक के लिए। शुक्राणु एनिमल के नर युग्मक के लिए। ऐसे ही अंड प्लांट के मादा युग्मक के लिए और अंडाणु एनिमल के मादा युग्मक के लिए। आगे बच्चों बात समझ में? ये कंडीशन हो जाएगी युग्मकों की कैटेगरी में, युग्मकों की श्रेणियों में। अब बच्चों नर मादा युग्मक एक शरीर से बन रहे हैं, अलग अलग शरीर पे बन रहे हैं, कौन कौन से भाग हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजी अपनी बुक के अंदर दी गई है, कुछ शब्दावली अपनी बुक के अंदर दी गई है, उनका बच्चों अपन अध्ययन करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन ध्यान देंगे
पुष्प से संबंधित शब्दावली। किससे संबंधित शब्दावली है? पुष्प से संबंधित शब्दावली है। 2-3 चीजें लिख रहा हूं मैं, ध्यान देंगे। बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी, पुष्प को क्या कह रहे हैं? बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। और एक है बच्चों यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी। बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी, यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी। अब मतलब क्या है? जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों प्रेजेंट हो, जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों प्रेजेंट हो तो पुष्प को क्या कहा जाता है? द्विलिंगी पुष्प। और बच्चों आप साइन भी जानते हो, द्विलिंगी पुष्प के लिए मोर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह का यूज करते हैं। एक लिंगी पुष्प, जब पुष्प में केवल एक जननिक भाग पाया जाता है, या तो पुंकेसर पाया जाएगा या स्त्री केसर पाया जाएगा। ऐसे जो फ्लावर होंगे वो क्या कहलाएंगे? एक लिंगी फ्लावर कहलाएंगे। और बच्चों एक लिंगी पुष्प जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दोगे। नर पुष्प या पुंकेसरी पुष्प, और दूसरे होंगे बच्चों मादा पुष्प या स्त्री केसरी पुष्प। नाम से ही पता चल रहा है, नर पुष्प या पुंकेसरी पुष्पों में क्या पाया जाएगा? केवल स्टेमन, केवल पुंकेसर। मादा पुष्प या स्त्री केसरी पुष्पों में क्या पाया जाएगा? केवल पिस्टिल या केवल कार्पर। तो नर पुष्प जो है उनके लिए तो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा ये, और मादा पुष्प के लिए प्रतीक चिन्ह हो जाएगा ये। आगे बच्चों बात समझ में? ये तो सारी शब्दावली हो जाएगी किनके लिए? पुष्पों के लिए। अब अपन देखते हैं पादपों से संबंधित शब्दावली। पादपों से संबंधित शब्दावली, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इसको समझोगे। नंबर 1 होमोथैलिक या समथैलसी। अब देखो बच्चों, थैलस, थैलोइड जो बॉडी होती है वो किनकी होती है? लोअर प्लांट्स की होती है ना। तो समथैलेसी का मतलब क्या होता है? जब नर व मादा युग्मक एक ही शरीर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जब नर व मादा युग्मक एक ही शरीर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे? होमोथैलिक या समथैलेसी। और इसका एग्जाम्पल अपन बता सकते हैं बच्चों कारा। कारा का डायग्राम भी अपने बुक में दिया है। कारा की पुंधानी और कारा की अंडधानी दोनों बच्चों एक ही शरीर पर लगी हुई होती है। दूसरी जो टर्म है वो है हेटेरोथैलिक या विषम थैलेसी। हेटेरोथैलिक या विषम थैलेसी, जब नर व मादा युग्मक अलग अलग शरीर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जब नर व मादा युग्मक अलग अलग शरीर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? विषम थैलेसी। और एग्जाम्पल बच्चों इसका हो जाएगा
मार्केंशिया। ब्रायोफाइट है, आपने डाइवर्सिटी में भी पढ़ा होगा। मार्केंशिया में नर थैलस अलग होता है, मादा थैलस अलग होता है। अपनी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है। नर थैलस पर पुंधानी दर की सहायता से पुंधानी लगी होती है, मादा थैलस पर स्त्रीधानी दर की सहायता से स्त्रीधानी लगी हुई होती है। अगली टर्म देखो बच्चों, मोनोइशियस या उभय लिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी। मोनोइशियस, उभय लिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी। क्या मतलब है, ध्यान देंगे। उभय, उभय मतलब बोथ, द्वि मतलब दोनों। जब एक ही पादप शरीर पर नर व मादा दोनों पुष्प पाए जाते हैं। जब एक ही पादप शरीर पर नर व मादा दोनों पुष्प पाए जाते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, इस पादप को क्या कहा जाएगा, उभय लिंगाश्रयी या मोनोइशियस प्लांट। एग्जाम्पल अगर अपन देखें बच्चों, जैसे मक्का है, कुकरबिटा है, नारियल है, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है। फिर अगली टर्म है बच्चों डायोइशियस प्लांट, या डायोइशियस को कहेंगे एक लिंगाश्रयी। डायोइशियस को क्या कहेंगे बच्चों, एक लिंगाश्रयी। मतलब जब नर व मादा पुष्प भिन्न भिन्न पादपों पर पाए जाते हैं। जब नर व मादा पुष्प भिन्न भिन्न पादपों पर पाए जाते हैं तो इस दशा को क्या कह देंगे, एक लिंगाश्रयी। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें बच्चों, शहतूत है, पपीता है, खजूर है, इसमें कैसी कंडीशन हो जाएगी, एक लिंगाश्रयी। अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है बच्चों ट्रायोइशियस प्लांट। ट्रायोइशियस प्लांट, ठीक है। ट्रायोइशियस प्लांट का मतलब क्या होता है, जब नर पुष्प, मादा पुष्प व द्विलिंगी पुष्प, जब नर पुष्प, मादा पुष्प व द्विलिंगी पुष्प अलग अलग पादपों पर पाए जाते हैं। जब नर पुष्प, मादा पुष्प व द्विलिंगी पुष्प अलग अलग पादपों पर पाए जाते हैं तो इस कंडीशन को क्या कह देंगे, ट्रायोइशियस प्लांट। और बच्चों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइलीन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, साइलीन। तो एक बार इन टर्मिनोलॉजियों को बच्चों ध्यान से आप वापस देख लेंगे। पुष्प से संबंधित शब्दावली क्या हो गई, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी, एक लिंगी, मतलब समझ में आ गया। एक लिंगी पुष्प दो प्रकार के, नर पुष्प या पुंकेसरी, मादा पुष्प या स्त्री केसरी। ठीक है। पादपों से संबंधित शब्दावली देखें, होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक। समथैलेसी का मतलब क्या है, नरमादा युग्मक एक ही शरीर से बने, उदाहरण कारा। नरमादा युग्मक अलग अलग शरीर से बने, उदाहरण मार्केंशिया। तो बच्चों ये समथैलेसी कंडीशन हायर प्लांट के लिए क्या हो गई, मोनोइशियस। विषम थैलेसी कंडीशन हायर प्लांट के लिए क्या हो गई, डायोइशियस। एक टर्मिनोलॉजी ये है ट्रायोइशियस। एक शब्द और बताता हूं, उस पर आप और ध्यान देंगे, पॉलीगैमस प्लांट। प्लांट को क्या कह रहे हैं, पॉलीगैमस प्लांट या सर्वालिंगी पादप। पॉलीगैमस प्लांट का मतलब क्या होता है, जब
एक ही पादप पर नर पुष्प, मादा पुष्प व द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। जब एक ही पादप पर नर पुष्प, मादा पुष्प व द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट को बोला जाता है पॉलीगैमस प्लांट। और बच्चों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैंगो। तो ये बच्चों पुष्पों से, पादपों से संबंधित शब्दावली होगी। ऐसे ही अगर जंतु की बात करें, ऐसे ही अगर जंतु की बात करें, एक लिंगी जंतु, एक लिंगी जंतु जैसे अपनी बुक के अंदर उदाहरण दिया हुआ है कॉकरोच, और बाकी की ज्यादातर जंतु कैसे होते हैं? एक लिंगी। द्विलिंगी जंतुओं की जैसे अपन मान लो बात करें, केचुआ है, स्पंज है, जोंक है, टेप वर्म है, ये सब जंतु कैसे हो जाएंगे? द्विलिंगी। तो बच्चों जंतुओं से संबंधित दो शब्दावली दी हुई है, एक लिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु। क्लियर? तो ये लैंगिक जनन की घटनाओं में जो सबसे पहली चीज अपन पढ़ रहे हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं, उसका पहला पार्ट कंप्लीट होता है गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। अब देखते हैं बच्चों युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण निषेचन से पहले होने वाली दूसरी घटना। देखो निषेचन से पहले वाली घटनाओं में दूसरी देखो बच्चों, गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर या युग्मक स्थानांतरण। गैमीट ट्रांसफर या युग्मक स्थानांतरण। देखो बच्चों, सफलतापूर्वक नर व मादा युग्मकों के युग्मन हेतु, नर व मादा युग्मकों का युग्मन मतलब निषेचन हेतु शारीरिक या कायिक रूप से नर व मादा युग्मकों को पास पास लाया जाता है। नर व मादा युग्मकों को पास पास लाया जाता है। और ये नर मादा युग्मकों को पास पास लाने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे बच्चों? गैमेट ट्रांसफर। अब अगर अपन बात करें अधिकांश लैंगिक प्रजनक जीव, इनमें क्या होगा? नर युग्मक गतिशील और मादा युग्मक अगतिशील। नर युग्मक तो कैसा होगा? गतिशील, और मादा युग्मक अगतिशील। अगर अपन कंडीशन देखें लोअर प्लांट्स या निम्न पादप, जैसे शैवाल है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है। अब इनमें नर युग्मक कैसे हैं? नर युग्मक गतिशील, गति करने के लिए माध्यम आवश्यक, और वो माध्यम क्या बनता है बच्चों? जल। गतिशील नर युग्मक पानी की सहायता से मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है बच्चों जूडियोगेमी या चल युग्मन। क्या कहेंगे बच्चों इस प्रक्रिया को? जूडियोगेमी या चल युग्मन। आगे बात समझ में? ऐसे ही अगर अपन बात करें
सीडेड प्लांट्स या बीजीय पादप कौन कौन से हो जाएंगे? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब इनमें अगर बच्चों देखें तो नर युग्मक, मादा युग्मक दोनों ही क्या होते हैं? अगतिशील होते हैं। तो बच्चों पराग कण की पराग नलिका, पराग कण की पराग नलिका नर युग्मकों को अंड या मादा युग्मक तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ये बच्चों युग्मकों का स्थानांतरण हो गया पादपों में। जंतुओं की अपन बात करें तो जंतुओं में भी एक निश्चित प्रक्रिया पाई जाती है। अभी जैसे कोपुलेशन है, समागम हो रहा है, वो समागम बच्चों नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो निषेचन सफलतापूर्वक संपन्न हो उसके लिए कायिक रूप से फिजिकली मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का पास पास आना जरूरी है। वो पास पास लाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। ये लैंगिक जनन की घटनाओं में जो पहला इवेंट था वो कंप्लीट होता है। अब अपन बच्चों स्टार्ट करते हैं दूसरा इवेंट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन। नर व मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया, नर व मादा युग्मकों के संलयन की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? निषेचन। निषेचन लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण व रोमांचकारी घटना मानी गई है। ठीक है, अब निषेचन शरीर के भीतर संपन्न हो रहा है या शरीर के बाहर संपन्न हो रहा है, इसके आधार पर बच्चों दो प्रकार का बताया गया है निषेचन। ध्यान देंगे अच्छी तरह से। एक तो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन। ठीक है, क्या मतलब है? जब नर व मादा युग्मक का संलयन शरीर से बाहर माध्यम या जल में संपन्न होता है। ठीक है, जब नर व मादा युग्मकों का मिलना बॉडी के आउटसाइड मीडियम में होगा, वाटर में होगा, तो बच्चों इसको क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन। ठीक है, अब देखो पानी में तैरकर रैंडमली पहुंचेंगे नर युग्मक मादा युग्मक तक, बहुत सारे पहुंचते हैं, बहुत सारे पहुंच ही नहीं पाते। तो मतलब नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में अत्यधिक संख्या में बनाए जाते हैं।
ठीक है, नर युग्मक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं मादा युग्मक की तुलना में। युग्मनज शरीर के बाहर बनता है, युग्मनज शरीर के बाहर बनता है, परभक्षियों का खतरा अधिक रहता है। परभक्षियों का जो खतरा होता है वो अधिक होता है। अगर बच्चों हम एग्जाम्पल देखें तो प्लांट्स में अगर एग्जाम्पल देखें तब तो हो जाएगा बच्चों एल्गी। और अगर हम बात करें किनकी, एनिमल्स की, तो एनिमल्स में बच्चों मछलियां और उभयचर, मछलियां और उभयचर क्या पाया जाएगा इनमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन, इनमें स्थिति क्या है, नर व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के भीतर संपन्न होता है। नर व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के भीतर संपन्न होता है। युग्मनज मादा शरीर के अंदर बनता है, ठीक है। पैतृक सुरक्षा ज्यादा मिलती है, इसलिए उत्तरजीविता, जिंदा रहने की संभावना ये क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। एग्जाम्पल देखें, शैवालों को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे प्लांट्स, तो प्लांट्स में तो किस किस की बात हो जाएगी, बोलो, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और अगर बात की जाए एनिमल की तो फिशेज को और एम्फीबियन को छोड़ दो, मतलब रेप्टाइल्स, सरीसृप, एवीज, पक्षी, मैमल, स्तनधारी, जिनमें मनुष्य भी क्या है, शामिल है, इन सब में क्या पाया जाएगा बच्चों, आंतरिक निषेचन पाया जाएगा। ठीक है, तो फायदा नुकसान आपके समझ में आ गया। ठीक है, ये बच्चों निषेचन की कहानी कंप्लीट होती है। अब निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है उनका अध्ययन अपन और कर लेते हैं। देखो थर्ड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन पश्चात घटनाएं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन का परिणाम, निषेचन का परिणाम, रिजल्टेंट क्या मिला बच्चों, डिप्लॉइड जाइगोट, युग्मनज। ये युग्मनज बनेगा शरीर के भीतर, किसमें, आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में, या फिर ये युग्मनज बनता है शरीर के बाहर, किनमें, बाह्य निषेचन करने वाले जीव। तो बच्चों निषेचन का उत्पाद है युग्मनज, जो कि शरीर के भीतर भी बन सकता है और शरीर के बाहर भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, युग्मनज सभी लैंगिक प्रजनक
जीवों के जीवन की फर्स्ट सेल होती है। जो युग्मनज है वो सभी लैंगिक प्रजनक जीवों के जीवन की फर्स्ट सेल होती है। मतलब नर और मादा, उन्होंने तो बना दिए नर युग्मक मादा युग्मक, नर मादा युग्मक के संलयन से बन गया युग्मनज, वही तो आगे चलकर नया जीव बनाएगा। तो सभी लैंगिक प्रजनक जीवों के जीवन की शुरुआत कहां से होती है? युग्मनज से होती है। और ये युग्मनज जनक व संतति पीढ़ी के बीच क्या होता है बच्चों? योजक कड़ी। ये युग्मनज जनक व संतति पीढ़ी के बीच में क्या है? योजक कड़ी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाति की सुनिश्चितता को बनाए रखता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जाति की सुनिश्चितता को बनाए रखता है। क्लियर? ये तो कहानी हो गई बच्चों युग्मनज की। अब देखो, माना युग्मनज बन गया, इस युग्मनज से आगे क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव। एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव, नाम से ही पता चल रहा है भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उद्भव। युग्मनज से निर्माण या विकसित होने की प्रक्रिया। युग्मनज से भ्रूण के निर्माण या विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव। अब ध्यान दोगे बच्चों, ये युग्मनज जो है, ये युग्मनज क्या है? एक कोशिकीय संरचना है, इसमें कोई अंग ऊतक ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जो भ्रूण है, ये भ्रूण बहुकोशिकीय और विभिन्न अंगों युक्त क्या होती है? संरचना होती है। अब सिंपल सी बात है, एक कोशिकीय युग्मनज से बहुकोशिकीय भ्रूण कैसे बना? तो बच्चों, जो भ्रूणोद्भव होता है, इस भ्रूणोद्भव में दो प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। एक तो है सेल डिवीजन और एक है बच्चों सेल डिफरेंशिएशन। कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण। अपन जानते हैं बच्चों, कोशिका विभाजन से तो सेल का नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और अगर कोशिका विभेदीकरण की बात करते हैं तो आकार, कार्य, आकृति, इन सब के अकॉर्डिंग नई नई सेल्स क्या हो जाती है? विभेदित हो जाती है। तो बच्चों, युग्मनज तो एक ही कोशिका थी, उस एक ही कोशिका से अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बन जाए, वो सब कौन सी प्रक्रिया से होता है? विभेदीकरण की प्रक्रिया से होता है। अब ध्यान देंगे, शरीर की या शरीर में विभिन्न आंतरिक व बाह्य अंगों व ऊतकों का बनना। शरीर में विभिन्न आंतरिक व बाह्य अंगों व ऊतकों का बनना, इसको कहते हैं मोर्फोजेनेसिस। इसको क्या कहते हैं? मोर्फोजेनेसिस। तो ये कहानी हो गई बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, कि यार निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन आते हैं। युग्मनज, युग्मनज से बनता है भ्रूण। अब अपन जानते हैं बच्चों, पादपों में अगर ये सारी कहानी अपन देखें, बीजांड में भ्रूणकोश आप खूब अच्छी तरह से जानते हो, ये मान लो बीजांड है, इस बीजांड के भ्रूणकोश में ही तो बनता है युग्मनज। तो युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण। पोषण किससे मिलता है? भ्रूण पोष से मिलता है
पोषण। भ्रूणपोष से क्या मिलता है? पोषण। तो युग्मनज से तो बन जाता है भ्रूण, बीजांड से क्या बन जाता है? बीज, और अंडाशय से क्या बन जाता है? फल। निषेचन के बाद भाई ये बीजांड किस में बदल गया? बीज में। ये बीजांड किस में स्थित था? अंडाशय में। अंडाशय किस में बदल गया? फल में। तो ये और बाकी की जो फूल की चीजें होती है, दल, बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, वो सब सूख कर क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। तो ये सारे परिवर्तन हो जाएंगे निषेचन के बाद में पादपों। अब बच्चों भ्रूण का विकास कहां पर हो रहा है? शरीर के भीतर हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है। तो भ्रूण के डेवलपमेंट के आधार पर एनिमल भी 3 प्रकार के होते हैं, वो प्रकार और देख लीजिए। देखो बच्चों, बिंदु पर ध्यान देना अच्छी तरह से। भ्रूण के परिवर्धन के आधार पर जंतुओं के प्रकार, जंतुओं के प्रकार। नंबर एक ओवीपैरस, अंड प्रजक। अंड प्रजक किसके परिवर्धन के आधार पे बता रहे हैं? भ्रूण के परिवर्धन के आधार पर। तो बच्चों अंड प्रजक किन जंतुओं को कहेंगे? भ्रूण का परिवर्धन अंडों के भीतर किंतु शरीर से बाहर होता है। आगे बात समझ में? भ्रूण का परिवर्धन अंडों के भीतर किंतु शरीर से बाहर होता है। ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? अंड प्रजक। भ्रूण तो अंडों के भीतर बनेगा लेकिन वो शरीर के बाहर होगा। जीवों के द्वारा सुरक्षित स्थान पर निषेचित या अनिषेचित अंडे दिए जाते हैं। कोई सुरक्षित स्थान पर निषेचित या अनिषेचित अंडे दिए जाते हैं। भाई अगर अनिषेचित अंडे होंगे तो निषेचन का काम भी बाहर होगा और भ्रूण का परिवर्धन भी बाहर होगा। अगर निषेचित अंडे दे दिए जाएंगे तो निषेचन तो अंदर हो गया जैसे सरीसृप में, और बाकी मान लो भ्रूण के परिवर्धन का काम हो रहा है बाहर। तो सुरक्षित स्थान पर निषेचित या अनिषेचित अंडे दिए जाते हैं। ये अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढके होते हैं। ठीक है। उचित अवधि के इनक्यूबेशन के बाद फटते हैं। उचित अवधि के इंक्यूबेशन के बाद फटते हैं और इनसे फिर नए जीव बाहर आते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल अगर अपन देखें बच्चों इसका, तो जैसे पिशीज है, उभयचर है, ठीक है, सरीसर्प है, पक्षी है, उनमें यही स्थिति पाई जाती है। दूसरी कंडीशन देखो, ये थोड़ी सी अलग चीज है। ओवी वीवी पैरस, या इनको कहेंगे अंड जरायुज। अंड जरायुज। कंडीशन क्या है? ध्यान देना, मादा निषेचित अंडों को शरीर के भीतर रखती है। मादा निषेचित अंडों को शरीर के भीतर रखती है। भ्रूण का परिवर्धन शरीर के भीतर अंडों में ही होता है।
भ्रूण का परिवर्धन शरीर के भीतर अंडों में ही होता है, किंतु पोषण हेतु अपरा या प्लेसेंटा, या ऐसे मान लो किंतु पोषण अपरा या प्लेसेंटा से नहीं मिलता है, किंतु पोषण अपरा या प्लेसेंटा से नहीं मिलता है, इनको कह देंगे ओवी विविपेरस। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, शार्क है, रेटल स्नेक है, मार्शुपियल है, इनमें बच्चों क्या कंडीशन होगी? ओवी विविपेरस। और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? विविपेरस, जरायुज या सजीव प्रजक, जरायुज या सजीव प्रजक। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? भ्रूण मादा शरीर के भीतर विकसित होता है, भ्रूण मादा शरीर के भीतर विकसित होता है और अपरा या प्लेसेंटा से पोषण प्राप्त करता है, अपरा या प्लेसेंटा से पोषण प्राप्त करता है, और मादा जीव प्रसव द्वारा संतति को शरीर से बाहर निकालते हैं, प्रसव द्वारा संतति को शरीर से बाहर निकाल। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो अधिकांश स्तनधारी, अधिकांश जो मैमल है उनमें बच्चों ऐसा ही होता है, जिनके अंदर मनुष्य भी शामिल है। क्लियर? तो ये भ्रूण के परिवर्धन के आधार पर जंतुओं के प्रकार भी कंप्लीट हो गए। और बच्चों आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, ये भी कंप्लीट होता है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। धन्यवाद।